महान वाइल्डलैंड्स जंगल के हजारों मील गहराई में लगभग 13 साल का एक लड़का, जिसका चेहरा इतना सुंदर था कि अमर भी उसके सामने फीके लगते, 2000 मीटर ऊंचे झरने के नीचे साधना करता हुआ दिखाई दिया। झरने के नीचे जंगल में हर प्रकार के पक्षी और जानवर खेल रहे थे, जबकि लड़के के शरीर से हर जगह से खून बह रहा था और वह लाल तरल उसके शरीर पर लगातार बहता जा रहा था। आह! अर्जुन ने दर्द भरे चेहरे के साथ कराहते हुए कहा। कुछ सेकंड बाद जब उसने अपनी सांस संभाली तो उसने सोचा, यह 11वीं बार है जब मैंने क्वांटम ची कंडेंसेशन क्षेत्र के दूसरे चरण में अपनी साधना पूरी की है। उसके बेहद पीले चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी जब उसने महसूस किया कि वह क्वांटम ची कंडेंसेशन के दूसरे चरण के शिखर के करीब पहुंच रहा है। अर्जुन 3 महीने से साधना कर रहा था, कभी भी अपनी इस कठिन प्रक्रिया को नहीं रोका। वह केवल जरूरत पड़ने पर रुकता था, खाना खाने या पीने के लिए, जो कि उसकी बढ़ती हुई साधना शक्ति और शारीरिक परिवर्तन के कारण दुर्लभ हो गया था। अब मैं 12वीं साधना पूरी करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं तीसरे चरण में प्रवेश करूंगा और फिर से एक परिपूर्ण नींव बनाऊंगा, उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा। अर्जुन ने कुछ और दिन साधना की, जब तक कि उसने 12वीं बार क्वांटम ची कंडेंसेशन के दूसरे चरण के शिखर को प्राप्त नहीं कर लिया। उसके बाद उसने अगले कुछ दिनों तक तैयारी की ताकि वह तीसरे चरण में प्रवेश करने का प्रयास कर सके। 5 दिनों की तैयारी के बाद अर्जुन ने तीसरे चरण में प्रवेश करने की शुरुआत की। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। झरने के आसपास की छी उसके ब्रेक थ्रू की ओर आकर्षित हुई, चारों ओर घूमने लगी और यह रंग बिरंगे प्रकाश के अद्भुत दृश्य में बदल गई। यह दृश्य उस समय से भी अधिक सुंदर था जब अर्जुन ने दूसरे चरण में प्रवेश किया था। ऐसा दृश्य वास्तव में कोई भी साधारण व्यक्ति सबसे सुंदर चीज कहे बिना नहीं रह सकता था, और यह दृश्य भी अर्जुन के सौंदर्य के सामने फीका था, क्योंकि उसका रूप पहले ही नश्वर सीमाओं को पार कर चुका था। धड़ाम! जोरदार आवाजों और चीखे टकराने के साथ साथ चमकती रोशनी के बीच अर्जुन ने आखिरकार क्वांटम ची कंडेंसेशन के तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया। वह बेहद खराब हालत में था। उसके मुंह से खून चारों दिशाओं में बह रहा था। उसका शरीर किसी लाश की तरह दिख रहा था, कोई भी जगह चोट से बची नहीं थी। यहां तक कि उसका चेहरा भी पहचानने लायक नहीं बचा था, क्योंकि वह खून से पूरी तरह ढका हुआ था। सौभाग्य से अर्जुन जल्द ही एक आकाशगंगा के आकार के कोकून में प्रवेश कर गया और बेहोशी की अवस्था में चला गया। 60 दिन बाद अर्जुन कोकून से बाहर निकला और उसका शरीर अब लगभग 14 साल के किशोर जैसा लग रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे और विकसित तथा सुगठित हो रहा था, मानो किसी देवता ने इसे खुद गढ़ा हो। हालांकि उसके लंबे काले बाल और सुंदर नीली आंखें वैसी ही थीं, लेकिन उसका चेहरा पहले से अधिक परिभाषित हो चुका था। इसके अलावा उसके दिव्य चेहरे पर एक लगभग परिपक्व चेहरा आकार लेने लगा था। उसकी उपस्थिति ही नहीं, बल्कि उसकी कदकाठी में भी बदलाव आया था। वह अब 5 फुट 11 इंच का हो गया था और भविष्य में और बढ़ने की संभावना थी। अर्जुन ने थोड़े थके हुए चेहरे के साथ कोकून से बाहर कदम रखा। मुझे सच में इस तरह जागने की आदत छोड़नी होगी। हर बार जब मैं किसी और रूपांतरण से गुजरता हूं तो मुझे भयानक सिरदर्द होता है, उसने हल्की भौं चढ़ाते हुए कहा। खैर, पहले मेरी हालिया प्रगति की जांच करते हैं, उसने उम्मीद भरी आवाज में कहा। इसके बाद उसने अपने शरीर के अंदर की जांच अपने दिव्य ज्ञान से शुरू की। लगता है स्थिति पिछली बार जैसी ही है, उसने सोचा। उसने अपने दांतियन क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां उसने 2000 बड़े और 1000 छोटे छी चक्रों को देखा। 2000 बड़े छी चक्र 2 फीट के व्यास के थे, जबकि 1000 छोटे छी चक्र केवल 1 इंच के थे। सभी चक्रों को देखकर उसने सोचा, मुझे इन छोटे चक्रों को भी सीमा तक बढ़ाना होगा, और वह सीमा अब अधिक होनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्वांटम ची कंडेंसेशन के तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। यह सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और वह फिर से साधना में जुट गया। 15 दिन बाद अर्जुन ने अपने सभी 3000 छी चक्रों का आकार 4 फीट व्यास तक बढ़ा लिया था और उसकी कुल ऊर्जा भंडारण क्षमता
अब पहले से ठीक 3 गुना अधिक हो गई थी। वे धीरे धीरे बड़े और अधिक होते जा रहे हैं जितना मैं अपने साधना क्षेत्र को बढ़ा रहा हूं। सोचता हूं जब मैं क्वांटम ची कंडेंसेशन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाऊंगा या उससे भी ऊपर के क्षेत्रों को प्राप्त करूंगा, तब उनका आकार क्या होगा, मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अर्जुन ने खुशी से भरे मन से सोचा। इसके अलावा अब मैं क्वांटम ची कंडेंसेशन के तीसरे चरण में दूसरे चरण के बिना किसी कंडेंसेशन चक्र के पूरा किए लगभग 20 गुना अधिक ताकतवर हूं, उसने कहा। हालांकि यह पीछे मुड़कर देखने पर अच्छा लगता है, लेकिन जब इसे कागज पर लिखा जाता है तो ऐसा लगता है कि इस बार मेरी प्रगति उतनी नहीं हुई जितनी तब हुई थी जब मैंने पहली बार क्वांटम ची कंडेंसेशन के दूसरे चरण में प्रवेश किया था, उसने जोड़ा। अर्जुन ने इस विषय पर थोड़ा विचार किया और कहा, पहली बार का ब्रेक थ्रू शायद किसी तरह का मील का पत्थर था। ऐसा ही लगता है। अगर इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सही था। क्वांटम ची कंडेंसेशन के पहले चरण से दूसरे चरण में उसकी पहली प्रगति वास्तव में एक मील का पत्थर या एक नई साधना विधि का परिचय थी। दूसरी ओर ची कंडेंसेशन के दूसरे चरण से तीसरे चरण तक साधारण ताकत वृद्धि आमतौर पर केवल 2 से 3 गुना होती है। यह वृद्धि हेवेनली ची कंडेंसेशन साधकों के लिए 4 से 5 गुना और डिवाइन ची कंडेंसेशन साधकों के लिए 8 से 9 गुना तक अधिक होती है। हेवेनली और डिवाइन ची कंडेंसेशन साधकों की इतनी प्रशंसा का कारण यही है कि उनकी ताकत वृद्धि प्रत्येक अगले क्षेत्र के साथ तेजी से बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए मूल ची कंडेंसेशन साधक जो 12वें चरण पर होते हैं, उनकी कुल ताकत पहले चरण के साधकों की तुलना में 2048 गुना अधिक होती है। लेकिन हेवेनली ची कंडेंसेशन के चरम पर पहुंचा साधक साधारण 12वें चरण के साधक से लगभग 8192 गुना अधिक ताकतवर होता है। डिवाइन ची कंडेंसेशन क्षेत्र में यह अंतर और भी बड़ा हो जाता है, जो हेवेनली और डिवाइन साधकों को बड़ी लड़ाइयों में पूरे क्षेत्रीय अंतर को पार करने की क्षमता देता है। इस बीच अर्जुन क्वांटम ची कंडेंसेशन क्षेत्र में और भी अद्भुत ताकत वृद्धि का अनुभव करता है, खासकर पहले चरण से दूसरे चरण में उसकी ताकत वृद्धि के मामले में। यह वृद्धि उन कारणों में से एक थी जिसने उसे अपने से कई महान क्षेत्रों के ऊपर के विरोधियों से लड़ने में सक्षम बनाया। बाकी कारण अभी उसके लिए अज्ञात थे, लेकिन वह दिन आएगा जब वह अपनी अद्वितीय प्रतिभा और ताकत के पीछे छिपे कारणों को और अधिक समझ पाएगा, और उनमें से एक कारण शायद बहुत ही चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि मैं सच में उन पहाड़ों को तोड़ने के लिए उत्सुक था जो हमेशा मेरे रास्ते में आते हैं। मेरे पास अपनी ताकत को परखने के लिए बाद में भी समय होगा, अर्जुन ने निराश स्वर में कहा। कुछ देर वह इस विषय पर सोचता रहा, फिर उसने कहा, पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे लिए अधिक ताकत प्राप्त करना ही सबसे जरूरी है। फिलहाल मैं केवल आधा कदम शिखर गोल्डन कोर क्षेत्र में प्रवेश किए साधक के साथ बराबरी से लड़ सकता हूं, और यह गॉब्लिन किंग से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसका चेहरा कुछ क्षण के लिए उदास हुआ, लेकिन फिर उसकी दृढ़ता वापस आई और उसने जोर से कहा, मुझे अपनी साधना जारी रखनी है, चाहे यह कितना भी दर्दनाक हो या कितना भी समय क्यों न लगे। पहाड़, जो अर्जुन के शब्द सुन सकते थे, राहत की सांस ले रहे थे। अर्जुन ने झरने के नीचे अपनी साधना जारी रखी। उसके चेहरे पर दृढ़ता और हल्की दीवानगी झलक रही थी। गॉब्लिन किंग, मुझे कमजोर मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हें समझने से पहले ही तुम्हें पार कर जाऊंगा। उसने अपनी चुनौती को घोषित करते हुए एक खतरनाक मुस्कान दी, जो उसके दोनों कानों तक फैल गई। यह 11वां साधना आधार संघनन चक्र है। अर्जुन के थके हुए चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी जब वह अद्भुत झरने के नीचे साधना कर रहा था। वह इस झरने के नीचे लगभग 1 साल से साधना कर रहा था। वह अब 3 साल का हो चुका था, हालांकि उसके शरीर में उस उम्र का कोई लक्षण नहीं दिखता था। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं अगले कुछ हफ्तों में क्वांटम ची कंडेंसेशन के चौथे चरण में प्रवेश कर सकता हूं। अर्जुन के चेहरे पर कुछ पल के लिए उत्साह झलका और फिर वह उसी जगह पर साधना करने लगा जहां वह पिछले आधे साल से बैठा हुआ था। 3 हफ्ते बाद झर्र
वॉर। अर्जुन का ब्रेक थ्रू आखिरकार आया। हवा में मौजूद ची बड़ी मात्रा में उसके चारों ओर घूमने लगी। मेरा ब्रेक थ्रू आखिरकार आ गया, उसने उत्साहित मुस्कान के साथ सोचा। हवा में मौजूद ची उसके दांतन में समाने लगी, जबकि उसकी चेहरे की रंगत और भी पीली हो गई, क्योंकि वह अपने गहन साधना पद्धति के साथ ब्रेक थ्रू कर रहा था। 1 महीना बीत गया। अर्जुन ने आखिरकार क्वांटम ची कंडेंसेशन के चौथे क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। फिर से वही। ये अर्जुन के अंतिम विचार थे, जब वह थकावट से बेहोशी की अवस्था में चला गया। उसके नग्न शरीर के चारों ओर फिर से एक आकाश गंगा के आकार का कोकून बनने लगा। 2 महीने बाद एक लड़का, जो लगभग 14 और आधे साल का दिख रहा था, चमचमाते कोकून से बाहर निकला। उसके कमर तक लंबे काले बाल थे, गहरे नीले समुद्र जैसे चमकीले नीले आंखें और सुंदर तराशे हुए चेहरे के नयन नक्श थे, जिनकी तुलना कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता था। वह अभी भी 5 फीट 11 इंच का था, लेकिन इस नए रूपांतरण के साथ उसकी ऊंचाई में कुछ मिलीमीटर का इजाफा हुआ था। लगता है मैंने आखिरकार क्वांटम ची कंडेंसेशन के चौथे चरण में प्रवेश कर लिया और फिर से एक नया रूपांतरण हुआ, उसने सोचा। पर सवाल यह है कि ये रूपांतरण बार बार क्यों हो रहे हैं? मैंने किसी और के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना जिसने डिवाइन डेविल आर्ट्स स्क्रिप्चर का अभ्यास किया हो। क्या यह सिर्फ मेरे विशेष हालातों की वजह से हो रहा है? आखिरकार मैंने शिशु अवस्था में ही साधना शुरू कर दी थी, तो साधना के सामान्य तरीके से कुछ मामूली भिन्नताएं होना तो तय था। वह इस विषय पर कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने सोचा, ऐसा लगता है जैसे मेरे साधना करने का तरीका बदलाव की मांग करता है, ऐसा बदलाव जो केवल असाधारण वृद्धि के साथ होता है। इसका मतलब है कि ये रूपांतरण मेरे शरीर के तेजी से विकसित होने और उस असाधारण बदलाव को संभालने की क्षमता से संबंधित हैं, जो मेरी साधना पद्धति के कारण होता है। मैं एक बहुत ही अनोखी स्थिति में हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमेशा की तरह पूरी ताकत से साधना करता रहूंगा, चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसने दृढ़ता भरे चेहरे के साथ सोचा। अपने चारों ओर हो रहे अजीबोगरीब परिवर्तनों का विश्लेषण करने के बाद उसने अपने हालिया ब्रेक थ्रू से हुए लाभों का निरीक्षण करना जारी रखा। कुछ पल लगे यह तय करने में कि सबसे पहले उसे क्या देखना चाहिए, लेकिन आखिरकार उसने निर्णय लिया और सोचा, चलो साइक्लोन से शुरू करते हैं। यह 11वां साधना आधार संघनन चक्र है। अर्जुन के थके हुए चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी जब वह अद्भुत झरने के नीचे साधना कर रहा था। वह इस झरने के नीचे लगभग 1 साल से साधना कर रहा था। वह अब 3 साल का हो चुका था, हालांकि उसके शरीर में उस उम्र का कोई लक्षण नहीं दिखता था। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं अगले कुछ हफ्तों में क्वांटम ची कंडेंसेशन के चौथे चरण में प्रवेश कर सकता हूं। अर्जुन के चेहरे पर कुछ पल के लिए उत्साह झलका और फिर वह उसी जगह पर साधना करने लगा जहां वह पिछले आधे साल से बैठा हुआ था। 3 हफ्ते बाद झर्र वॉर्र अर्जुन का ब्रेक थ्रू आखिरकार आया। हवा में मौजूद ची बड़ी मात्रा में उसके चारों ओर घूमने लगी। मेरा ब्रेक थ्रू आखिरकार आ गया, उसने उत्साहित मुस्कान के साथ सोचा। हवा में मौजूद ची उसके दांतियन में समाने लगी, जबकि उसकी चेहरे की रंगत और भी पीली हो गई, क्योंकि वह अपने गहन साधना पद्धति के साथ ब्रेक थ्रू कर रहा था। 1 महीना बीत गया। अर्जुन ने आखिरकार क्वांटम ची कंडेंसेशन के चौथे क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। फिर से वही। ये अर्जुन के अंतिम विचार थे, जब वह थकावट से बेहोशी की अवस्था में चला गया। उसके नग्न शरीर के चारों ओर फिर से एक आकाश गंगा के आकार का कोकून बनने लगा। 2 महीने बाद एक लड़का, जो लगभग 14 और आधे साल का दिख रहा था, चमचमाते कोकून से बाहर निकला। उसके कमर तक लंबे काले बाल थे, गहरे नीले समुद्र जैसे चमकीले नीले आंखें और सुंदर तराशे हुए चेहरे के नयन नक्श थे, जिनकी तुलना कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता था। वह अभी भी 5 फीट 11 इंच का था, लेकिन इस नए रूपांतरण के साथ उसकी ऊंचाई में कुछ मिलीमीटर का इजाफा हुआ था। लगता है मैंने आखिरकार क्वांटम ची कंडेंसेशन के चौथे चरण में प्रवेश कर लिया और फिर से एक नया रूपांतरण हुआ, उसने सोचा। पर सवाल यह है कि ये रूपांतरण बार बार क्यों हो रहे हैं? मैंने किसी और के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना
जिसने डिवाइन डेविल आर्ट्स स्क्रिप्चर का अभ्यास किया हो। क्या यह सिर्फ मेरे विशेष हालातों की वजह से हो रहा है? आखिरकार मैंने शिशु अवस्था में ही साधना शुरू कर दी थी, तो साधना के सामान्य तरीके से कुछ मामूली भिन्नताएं होना तो तय था। वह इस विषय पर कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने सोचा, ऐसा लगता है जैसे मेरे साधना करने का तरीका बदलाव की मांग करता है। ऐसा बदलाव जो केवल असाधारण वृद्धि के साथ होता है। इसका मतलब है कि यह रूपांतरण मेरे शरीर के तेजी से विकसित होने और उस असाधारण बदलाव को संभालने की क्षमता से संबंधित है जो मेरी साधना पद्धति के कारण होता है। मैं एक बहुत ही अनोखी स्थिति में हूं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं हमेशा की तरह पूरी ताकत से साधना करता रहूंगा, चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसने दृढ़ता भरे चेहरे के साथ सोचा। अपने चारों ओर हो रहे अजीबो-गरीब परिवर्तनों का विश्लेषण करने के बाद उसने अपने हालिया ब्रेक थ्रू से हुए लाभों का निरीक्षण करना जारी रखा। कुछ पल लगे यह तय करने में कि सबसे पहले उसे क्या देखना चाहिए, लेकिन आखिरकार उसने निर्णय लिया और सोचा, चलो साइक्लोन से शुरू करते हैं। यह तय करने के बाद उसने अपने दांत्यन क्षेत्र का दिव्य चेतना से निरीक्षण किया और यह वही था जैसा उसने उम्मीद की थी। अब उसके दांत्यन क्षेत्र में 4000 ची साइक्लोन थे। 3000 बड़े आकार के ची साइक्लोन जो 9 फीट के व्यास में थे और 1000 छोटे ची साइक्लोन जो केवल 1 इंच के व्यास में थे। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी और उसने कहा, चलो वही पुराना तरीका अपनाते हैं। पुराना तरीका यहां साइक्लोन का आकार बढ़ाने का ही संकेत था और यही उसने किया जैसे जैसे समय बीता। 2 महीने बाद अर्जुन के ची साइक्लोन अब सभी 9 फीट के व्यास के हो चुके थे। इसका मतलब था कि उसके पास दांत्यन के चारों ओर 4000 छोटे गैस ग्रह घूम रहे थे। यह मात्रा और आकार किसी भी सामान्य साधक को अविश्वास में डालने के लिए काफी था। अब जब यह काम पूरा हो गया तो चलो अपनी शारीरिक शक्ति की जांच करें। अर्जुन ने खुद से सोचा और अपनी दिव्य चेतना से अपने शरीर के हर हिस्से का निरीक्षण करना शुरू किया। जो उसने पाया वह उसे काफी आश्चर्यचकित कर गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पिछले 2 ब्रेक थ्रू के बाद मेरी शारीरिक शक्ति में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब मेरी ताकत पीकलेट गोल्डन कोर क्षेत्र के साधक के बराबर है। अर्जुन के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान उभरी जब उसने अपनी मुट्ठी बंद और खोलकर अपनी नई शक्ति का अनुभव किया। मैं वाकई अपनी नई ताकत का परीक्षण किसी चीज पर करना चाहता हूं। उसके चेहरे पर एक डरावनी खतरनाक मुस्कान उभरी जब उसने पास के पहाड़ की ओर देखा और उकसाने वाले इशारे किए। तुम बार बार हमारे पीछे क्यों पड़ जाते हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अर्जुन जिस पहाड़ की ओर इशारा कर रहा था वह अविश्वास में था। हालांकि उस पहाड़ के लिए सौभाग्य की बात थी कि अर्जुन के विचारों में विरोधाभास था। उसने धीरे से कहा, जितना मैं पंचिंग बैग ढूंढना चाहता हूं, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुझे अगले कुछ वर्षों में उस बड़े बॉस ग्रीन पिग्गी को हराने की कोई उम्मीद रखनी है तो मुझे साधना जारी रखनी होगी। मुझे अपनी ताकत के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त होना होगा, इससे पहले कि मैं सबसे बड़े ग्रीन पिग्गी से लड़ाई करने की कोशिश करूं। उसने वीरता भरे अंदाज में कहा, हालांकि मुझे लड़ाई करना पसंद है, लेकिन मैं ऐसी लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता जिसमें जीतने का कोई मौका ना हो। आखिरकार मेरे पास परम शक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य है। मुझे नहीं चाहिए कि कोई बड़ा ग्रीन अजवाइन का सिर मेरे इस रास्ते में आकर मेरी जिंदगी को छोटा कर दे। इसके अलावा मैं उस मूर्ख नीले बालों वाली अक्वा से फिर मिलना चाहता हूं, और मैं मरकर ऐसा नहीं कर सकता, है ना? अर्जुन के मन में अचानक से दृढ़ निश्चय की लहर दौड़ गई और उसने बार बार ब्रेक थ्रू के बाद भी साधना जारी रखी। जो उसने अब तक पाया था वह उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह सिर्फ चौथे चरण के क्वांटम ची कंडेंसेशन से भी कहीं ऊंचे क्षेत्रों तक पहुंचना चाहता था। अक्वा रिंग किंगडम से हजारों मील दूर एक विशाल भूमि थी जहां तकनीकी रूप से उन्नत मशीनें और पृथ्वी के सबसे ऊंचे गगनचुंबी इमारतों जितनी ऊंची इमारतें थीं। और उस सबसे ऊंची और बड़ी इमारत में, जो समुद्र के महल की तरह दिखती थी,
जिसमें कई टॉवर चारों ओर फैले हुए थे और 3 प्रांग वाले त्रिशूल लिए पहरेदार परिसर की निगरानी कर रहे थे। एक लड़की, जो लगभग 16 साल की दिखती थी, विशाल समुद्री महल की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। वह एक सुंदर नीले रंग की पोशाक में सजी हुई थी। उसके लंबे रेशमी नीले बाल थे और उसकी चमकती नीली आंखें सबसे खूबसूरत नीलम की तरह चमक रही थीं। उसके गुलाबी होंठ उसके बाकी के नीले प्रभुत्व वाले रूप से बिल्कुल विपरीत थे। उसका शरीर सुडौल था और उसकी मध्यम आकार की छाती को हाथों के लिए एकदम सही कहा जा सकता था। न तो बहुत छोटी और न ही बहुत बड़ी, बल्कि बिल्कुल सही। वह हर मायने में एक परफेक्ट सी ब्यूटी थी। उसकी धीमी और शालीन चाल की टैप 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 की आवाज विशाल समुद्री महल के शांत परिसर में गूंज रही थी। सुंदर नीले बालों वाली लड़की धीरे धीरे महल के विशाल दरवाजे तक पहुंच गई। जब उसने महल के अंदर से एक सुंदर और परिष्कृत आवाज सुनी। मेरी बेटी को अंदर आने दो, वह आवाज बोली। वह आवाज एक परिपक्व और मजबूत व्यक्तित्व की थी, जो किसी भी प्रकार के इनकार की अनुमति नहीं देती थी। जैसे ही यह मधुर और सुखदायक आवाज गूंजी, समुद्री महल के दरवाजे खुल गए। नीले बालों वाली सुंदर लड़की ने एक साधारण भाव के साथ महल के दरवाजों से प्रवेश किया और उस आवाज के स्रोत की ओर बढ़ी जिसने उसे भीतर आने की अनुमति दी थी। तुम यहां किस लिए आई हो अक्वा? परिष्कृत आवाज की मालिक, जो अब अक्वा के सामने स्पष्ट रूप से दिख रही थी, विशाल नीले क्रिस्टल के सिंहासन पर बैठी थी। वह औरत, जो अक्वा की मां थी, लगभग 25 वर्ष की दिख रही थी। उसके लंबे रेशमी नीले बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे और उसकी नीली आंखें भी उतनी ही सुंदर थीं जितनी अक्वा की। हालांकि उसकी काया उसकी बेटी से बिल्कुल अलग थी, जिसे अक्वा ने तुरंत नोट किया और गुस्से से जीभ चटकाई। तिस्क! उस परेशान करने वाली औरत और उसके बड़े दूध के घड़े, वह सच में मेरे लिए सिरदर्द है। सिंहासन पर बैठी रानी का शरीर अत्यधिक विकसित था और उसकी सुडौल छवि को भी उसकी लंबी गहरी नीली पोशाक छिपा नहीं पा रही थी। बॉइंग! मैं यहां अपने पति के बारे में बात करने आई हूं मां। अक्वा ने अपनी मां की बड़ी मखमली छवि को देखकर आंखें तिरछी करते हुए कहा। हम्फ! रानी ने हल्के कटाक्ष के साथ कहा। तुम्हारा मतलब है वह झाड़ी में मिला आवारा लड़का जिसने कथित तौर पर तुम्हारी जान बचाई थी? वह आवारा नहीं है मां, वह दयालु और सुंदर है। हां, वही है, अक्वा ने हल्की नाराजगी भरे स्वर में कहा। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि वह तुम्हारा पति कभी नहीं होगा, रानी ने ठोस स्वर में कहा। तुमने मेरी बात सुनना बंद कर दिया है जब से तुम अपने छोटे से रोमांटिक जंगल के सफर से लौटी हो। वह लड़का तुम्हारे लिए एक भयानक प्रभाव है। जिगल जिगल! रानी के शब्दों के साथ साथ उनकी छवि और अधिक हिलने लगी और अक्वा ने नाराजगी के साथ कहा, मुझे परवाह नहीं कि आप क्या सोचती हैं मां। वह मेरा पति था, है और हमेशा रहेगा। तुम इतनी जिद्दी हो, आखिर तुम्हें यह स्वभाव किससे मिला है? जरूर तुम्हारे निकम्मे पिता की गलती होगी, रानी ने गहरी सांस भरते हुए कहा। मां, मैं उससे प्यार करती हूं और इसमें आप कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये बताने आई थी कि मैंने मिडिल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर ट्यूपो किया है और जल्द ही कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंचकर अपने पति को ढूंढने जाऊंगी। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी, रानी ने आदेश दिया। मैं जाऊंगी मां। नहीं, तुम नहीं। हां, जाऊंगी। एनो, नहीं। हां। आखिरकार रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उस पति से मिलने की अनुमति दूंगी। अक्वा की राहत भरी प्रतिक्रिया पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उसकी मां ने तुरंत कहा, लेकिन केवल तब जब तुम नासेंट सोल रियल्म तक पहुंचोगी। लेकिन मां, मैं... कोई लेकिन नहीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें घर में बंद कर दूंगी। मां की सख्त आवाज सुनकर अक्वा को मजबूरन मानना पड़ा। मैं अब जा रही हूं मां, मुझे अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना है, अक्वा ने कहा और थ्रोन रूम से बाहर निकल गई, सांस छोड़ते हुए। यह लड़की एक दिन मुझे मार डालेगी। थकी हुई रानी की आवाज कमरे के एक विशेष स्थान की ओर मुड़ी और उसने तटस्थ स्वर में कहा, उस पर नजर रखो और सुनिश्चित करो कि वह कोई बेवकूफी न करे। फ्विप, फ्विप, फ्विप।
उसकी आवाज के निकलने के बाद सिंहासन के पीछे से कुछ रोशनी की चमकें गायब हो गईं और अकवा के टॉवर की ओर बढ़ गईं। रानी वापस अपने सिंहासन पर थकावट भरे चेहरे के साथ बैठ गई। उसका भार भी खासा थका हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने जो भी हिलचल की थी उससे वे भी प्रभावित हुए थे। एक और ब्रेक थ्रू आ रहा है। अर्जुन के संतुलित चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। जैसे ही विशाल जलप्रपात के आसपास की हवा में ऊर्जा एकत्रित होने लगी। क्वांटम क्यू कंडेंसेशन के 5वें चरण में मेरी ब्रेक थ्रू बिना किसी परेशानी के हुई और अब लगभग आधे साल की निरंतर साधना के बाद मैंने 6ठे चरण में ब्रेक थ्रू करना शुरू कर दिया है। उसके दिल में उत्साह भर गया जैसे ही उसने महसूस किया कि कई मीलों तक फैली हुई ऊर्जा उसकी ओर बह रही थी। कोई अंत नहीं दिख रहा था। 1 महीने बाद अर्जुन अंततः बिना किसी समस्या के क्वांटम क्यू कंडेंसेशन के 6ठे चरण में ब्रेक थ्रू कर गया। इस ब्रेक थ्रू ने मुझे 4थे और 5वें चरण में ब्रेक थ्रू के समान ताकत दी है। उसने सोचा, ऐसा लगता है कि मेरे पहले 2 चरण में ब्रेक थ्रू के बाद हर ब्रेक थ्रू ताकत में लगभग समान वृद्धि देगा, जो पिछले छोटे क्षेत्र के मुकाबले 20 गुना ताकत बढ़ाएगा। उसके चेहरे पर एक चिंतनशील भाव आ गया, जैसे ही उसने अपने हालिया ब्रेक थ्रू से मिली प्राप्तियों को ध्यान से देखा। मैंने 5वें चरण में ब्रेक थ्रू करते समय अपने सभी 5000 क्यू साइक्लोन को 18 फीट के व्यास तक बढ़ा लिया था, लेकिन अब मुझे 6ठे चरण में ब्रेक थ्रू के बाद उन्हें फिर से बड़ा करना होगा। हालांकि मुझे अधिक शक्ति पाने में कोई समस्या नहीं है, अर्जुन ने खुश होकर सोचा। फिर कोई समय बर्बाद नहीं। उसके शब्दों के बाद उसने ध्यान की मुद्रा में बैठकर निरंतर साधना करना शुरू किया। एक ऐसी निरंतरता जिसमें उसकी साधना सत्रों के बीच कोई ब्रेक नहीं था। 3 महीने बाद मेरे सभी 6000 क्यू साइक्लोन अब 54 फीट के व्यास में फैल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरे डांटियन के चारों ओर 5 गैस की गेंदें घूम रही हैं। अर्जुन के विचार गूंजे जैसे ही उसने अपने डांटियन स्थान के अंदर की जांच की, और जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था उसे देखकर वह चकित रह गया। कुछ सेकंडों तक दृश्य को सराहा, फिर उसने सोचा, अब साधना जारी रखनी होगी। शक्ति किसी के लिए नहीं रुकती। उसकी नीली आंखों में एक दृढ़ नजर आई। जैसे ही उसने अपने सामान्य कष्टदायक तरीके से साधना करना शुरू किया, उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। उसके चेहरे के हाव भाव एक अजीब सा विपरीत चित्र बनाते थे, जिससे कोई भी जो अर्जुन को साधना करते हुए देखता और उसके शरीर से खून निकलते हुए देखता, वह पूरी तरह से चकित हो जाता। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और यह विशेष रूप से उन साधकों के लिए सच है जो एक ही साधना सत्र में सैकड़ों, हजारों या लाखों वर्षों तक साधना कर सकते हैं। 4 साल की लंबी अवधि एक झपकी में बीत जाती है। स्प्लिश स्प्लैश ग्रेट वाइल्ड लैंड्स फॉरेस्ट के भीतर स्थित एक विशाल जलप्रपात के नीचे एक युवा व्यक्ति बड़े पानी की सतह में तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसमें उसकी परिपक्व चेहरे पर एक तटस्थ भाव था। उसके पास लंबे घने काले कौवे जैसे बाल थे और नीलामणि जैसे नीले आंखें। उसकी त्वचा सफेद और चिकनी थी और उसके चेहरे की विशेषताएं बिल्कुल उत्तम थीं। सख्त भौहें, पतली नाक और तीखा जबड़ा, जो उसकी पहले से ही अमर जैसी उपस्थिति को और भी बढ़ा रहे थे। उसका शरीर एक शब्द में कहें तो परफेक्ट था। इसके अलावा उसके चेहरे की विशेषताओं के साथ उसके पास बलवान मांसपेशियां और पेट के मांसपेशियां थीं, जो सभी सही स्थानों पर संतुलित थीं। उसका शरीर न तो बहुत मांसल था और न ही बहुत पतला था। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसने अपने पूरे जीवन में कैलिस्थेनिक्स की साधना की हो। यह व्यक्ति अद्भुत 6 फुट 5 इंच की ऊंचाई पर खड़ा था, जो उसकी चेहरे और शरीर के प्रकार से पूरी तरह मेल खाती थी। स्प्लैश, यह दैवीय रूप से हैंडसम व्यक्ति बड़े पानी की सतह के किनारे पर तैरता हुआ दिखाई देता है और बाहर आते हुए अपने लंबे बालों को दाहिने हाथ से चेहरे से हटाकर एक शुद्ध सफेद वस्त्रों के पास जाता है, जो ऐसा लगता था जैसे एक निष्कासित अमर के पिछले वस्त्र हों। उसने वस्त्र उठाए और उन्हें तेज और सटीक आंदोलनों के साथ पहना, जो बिना किसी त्रुटि के थे। वस्त्र पहनने के बाद वह आदमी अमर जैसा दिखता था,
जैसे वह अमर लोक से गिरा हो। जब वह एक छोटे से गद्दे की ओर बढ़ा जो पक्षियों के पंखों और घास की रस्सियों से एक कुछ साल पहले तैयार किया गया था, जिस पर वह साधना करने के लिए बैठता था। गद्दा एक छोटे से कटीले पहाड़ी के ऊपर स्थित था, जिससे एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। यहाँ बत्तखों और छोटे पक्षियों के जोड़े हवा में उड़ते हुए घूम रहे थे और उनकी आवाजें एक प्रकार के स्वर्गिक संगीत जैसी सुनाई दे रही थीं। कभी कभी स्नान करना मेरी साधना की गति को और बेहतर करता है, अर्जुन ने खुद से कहा, जैसे ही वह अपने छोटे गद्दे पर बैठा और कटीले पहाड़ी को देखता रहा। वह पानी किसी विशेष शक्ति से संपन्न है जो मेरे साधना आधार को पूरी तरह से मजबूत करता है, ठीक वैसा ही जैसा कि मैंने 13वें स्तर पर क्वांटम क्यू कंडेंसेशन में प्रवेश किया। अर्जुन के चेहरे पर संतुष्ट दिखावट उभरी जैसे ही उसने अपनी दिव्य इंद्रियों से अपने शरीर की जांच शुरू की, और जो उसने देखा उससे वह थोड़ी चौंका। वह अपने डांटियन के चारों ओर घूम रहे 9000 क्यू साइक्लोन को देख रहा था। इनमें से 8000 का व्यास 100 मीटर से ज्यादा था और बाकी के 1000 क्यू साइक्लोन महज 1 इंच के व्यास में थे। छोटे क्यू साइक्लोन अर्जुन के डांटियन स्थान में बमुश्किल दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वे अपने आकार से हजारों गुना बड़े क्यू साइक्लोन के मुकाबले छोटे थे। इसके अलावा उसके क्यू साइक्लोन के अलावा अर्जुन के डांटियन का आकार भी सालों में बढ़कर 500 मीटर के व्यास तक पहुंच चुका था। किसी को यह सोचने का मन हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन एक बार फिर से वह एक विशेष स्थिति में था, क्योंकि जैसे जैसे उसके क्यू साइक्लोन का आकार बढ़ा वैसे वैसे उसके डांटियन का आकार भी बढ़ गया, ताकि क्यू साइक्लोन के आकार के विस्तार के लिए जगह मिल सके। वह यह नहीं कह सकता था कि उसके पास हजारों विशाल क्यू साइक्लोन हो और एक बहुत छोटा डांटियन हो। क्या वह ऐसा कर सकता था? अब मेरे पास एक सामान्य कल्टीवेटर की ताकत है जो नेसेंट सोल रेल्म के आधे कदम की दूरी पर है। एक तथ्य जिसे मैं अपने अगले ब्रेक थ्रू के साथ बदलने की योजना बना रहा हूं, जब मैं क्वांटम की कॉन्डेंसेशन के 10वें चरण में प्रवेश करूंगा। अर्जुन ने खुद से सोचा, एक खाली नजर के साथ, जैसे ही वह क्वांटम की कॉन्डेंसेशन के 9वें चरण के शिखर तक पहुंचने के लिए साधना करने लगा। जब वह शिखर तक पहुंच जाएगा तो वह फिर से अपनी साधना को संकेंद्रित करेगा। इस संकेंद्रण के बाद वह इस प्रक्रिया को 12 बार दोहराएगा, जैसे उसने पहले 8 चरणों में किया था। अर्जुन ने वर्षों में कई कोकून परिवर्तन किए थे। जैसे जैसे वह एक के बाद एक रेल्म को पार करता गया, उसका शरीर कई बार बदला और सुधरा, जिससे उसके विकास को मदद मिली, और इन परिवर्तनों के साथ उसकी 5 इंद्रियां और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी शारीरिक ताकत में भी सुधार हुआ। अब उसके पास नासेंट सोल रेल्म के आधे कदम की शारीरिक क्षमता थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो नासेंट सोल रेल्म में प्रवेश करने के करीब था। मजबूत शरीर अर्जुन के लिए एक कम शब्द था। वास्तव में उसके पास ची कॉन्डेंसेशन रेल्म में किसी भी कल्टीवेटर से कहीं अधिक अप्रतिम शारीरिक ताकत थी। यह वही स्थिति थी उसके ऊर्जा संचय और ऊर्जा उत्पादन स्तरों के लिए भी। इसके अलावा इसी नोट पर बढ़ते हुए उसकी हर शक्ति का पैमाना नेसेंट सोल रेल्म में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसे बस एक और धक्का चाहिए था ताकि वह उस अंतर को पार कर सके जिस पर वह वर्षों से अटका हुआ था। वह धक्का उसे जल्द ही मिलेगा जब वह क्वांटम की कॉन्डेंसेशन के 10वें चरण में प्रवेश करेगा। जैसे ही अर्जुन परफेक्ट ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर रहा था, स्प्लैश, उसने पानी की सतह से एक आवाज सुनी। एक आवाज जो किसी चीज या किसी व्यक्ति के पानी में प्रवेश करने जैसी थी। यह एक हल्की आवाज थी जिसे वह केवल अपने शरीर के बार बार हुए परिवर्तनों और साधना के ब्रेक थ्रूज के कारण ही सुन सकता था। क्या था वह? कोई राक्षस या शायद कोई मेहमान? अर्जुन के चेहरे पर जिज्ञासा का भाव आया जैसे ही वह अपनी गहरी सोच से बाहर निकला और उस आवाज की दिशा में सिर घुमाया। मैं यहां से उस आवाज का कारण नहीं देख सकता, मुझे शायद खुद जाकर देखना चाहिए, उसने विचार किया। और फिर वह अपने गद्दे से उठकर
छोटे कदमों से उस आवाज की दिशा में चलने लगा। बेशक अर्जुन अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग कर सकता था ताकि वह देख सके कि वह आवाज किसने उत्पन्न की, लेकिन वह इसे असभ्य नहीं बनाना चाहता था। अगर वह कोई व्यक्ति था और न कि राक्षस, यह एक बहुत ही असभ्य और वर्जित कृत्य माना जाता था अगर बिना अनुमति के किसी को अपनी दिव्य इंद्रियों से देखा जाए। यहां तक कि अर्जुन, जो कल्टीवेशन की दुनिया और उसके निवासियों से बहुत कम जुड़ा हुआ था, इस बुनियादी तथ्य को जानता था। यह एक तथ्य था जिसे उसने डिवाइन डेविल आर्ट्स स्क्रिप्चर के पहले खंड से सीखा था। टैप टैप अर्जुन के नरम कदमों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह धीरे धीरे पानी की आवाज के स्रोत की ओर बढ़ने लगा, सफेद बैनिश्ड इमॉर्टल वस्त्रों में, वह एक अमर की तरह दिख रहा था जो धीरे धीरे उस पहाड़ी से उतर रहा था जो स्वर्ग की ओर जाती थी, ताकि वह नीचे दुनिया में अपनी उपस्थिति से साधारण मनुष्यों को आशीर्वाद दे सके। स्प्लैश स्प्लैश। जैसे ही अर्जुन ने कटीली पहाड़ी से उतरना शुरू किया, पानी की आवाज अचानक बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी कदमों की आवाज सुन ली हो। टैप 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 उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे उस छोटे से तालाब में बैठे प्राणी के पास पहुंच रही थी। उसने कुछ झाड़ियों को हटा दिया और एक कदम आगे बढ़ाया। तब उसे यह दिखा, एक व्यक्ति, या कहें कि एक युवती, अर्जुन की ओर देख रही थी जैसे वह इस दुनिया में आया हो। वह एक महिला थी जो लगभग 5 फुट 10 इंच की लग रही थी। पानी की बूंदें उसकी मुलायम और समृद्ध शरीर से गिर रही थीं, जिसमें हर जगह सही जगहों पर वक्र थे, जैसे उसके 2 कांतालौप के आकार के स्तन जो गर्व से खड़े थे, उनके गुलाबी सिरों को सबके लिए प्रदर्शित करते हुए। उसके पास लंबे रेशमी काले बाल थे जो उसके गोल मटोल कूल्हों तक पहुंचते थे। एक छोटा बटन जैसी नाक, हल्के गुलाबी होंठ और चमकदार हरे आंखें जो सबसे सुंदर पन्ना की तरह चमकती थीं और जो उसकी सबसे विशेष चेहरे की विशेषता थी। वह वही थी जिसे अर्जुन ने अपनी पिछली जिंदगी में पढ़े गए कल्टीवेशन उपन्यासों में जेड ब्यूटी कहा होता। इतनी सुंदर कि अगर वह चाहती तो छोटे राष्ट्रों को पलटने की ताकत रखती। जैसे ही अर्जुन उस भव्य दृश्य को निहार रहा था, उस शानदार शरीर की मालिक ने अचानक एक आवाज में, जो कि खून से लहूलुहान थी, बोला, तुम कौन हो? एक आवाज जो मधुर लेकिन बर्फ की तरह ठंडी थी, उस सुंदर लड़की से सुनी गई। जैसे ही उसने हवा से एक तलवार बनाई और सीधे अर्जुन की ओर इशारा किया, उसके बाद उसके दोनों बनीज भी उसकी हरकतों के साथ कूदने लगे। खैर, बकवास। अर्जुन के आमतौर पर शांत चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी जैसे ही वह तेज तलवार की चमक को अपनी गर्दन की ओर बढ़ते हुए देख रहा था। तुम कौन हो? अर्जुन ने सामने खड़ी उस आकर्षक सुंदरता की बर्फ जैसी आवाज सुनी। खैर, बकवास। उसके ख्याल कुछ लीक हो गए जब उसने देखा कि एक तेज तलवार उसकी गर्दन की ओर इशारा कर रही थी। मैंने पूछा था कि तुम कौन हो, और अगर तुम मुझे ऐसे घूरते रहोगे। नग्न लड़की का हत्या करने का इरादा लगभग भौतिक रूप से प्रकट हो गया। जैसे उसने अर्जुन को गुस्से से घूरा और फिर कहा, तुम्हारा सिर उतर जाएगा। उसने थककर एक आह भरी। क्या उम्मीद करते हो तुम मुझसे, जब तुम खुद सब कुछ खुलेआम दिखा रही हो? उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे वह खुद से चुपके से हंसा। क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? उस नग्न सुंदरता ने ठंडी नजर से पूछा। मैं पिछले कुछ सालों से यहां साधना कर रहा हूं, लड़की। अर्जुन ने उतनी ही ठंडी नजर से जवाब दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी दिव्य इंद्रियों से इस पूरे इलाके की जांच की थी और यहां किसी और के साधना करने के कोई संकेत नहीं थे। नग्न सुंदरता के चेहरे पर हत्या का इरादा और गहरा हो गया और उसके बड़े सफेद खरगोश थोड़े से कूदे, जैसे उसने अपनी लंबी पतली टांगों से एक कदम अर्जुन की ओर बढ़ाया, उसे मारने के लिए तैयार। लेकिन उससे पहले उसकी शांति से भरी आवाज उस छोटे से तालाब में गूंज उठी। तुम यह नहीं समझ सके क्योंकि अर्जुन उस तकनीक को उजागर करने वाला था जिसे उसने डिवाइन डेविल आर्ट्स स्क्रिप्चर के दूसरे खंड से प्राप्त किया था। एक तकनीक जिसका नाम था डिवाइन गॉड फींड्स
कंसीलिंग टेक्निक। लेकिन उससे पहले कि वह सच बोलता, उसने अपना मन बदल लिया और नाम को थोड़ा बदलते हुए लड़की से जवाब दिया। यह एक आरा छुपाने वाली तकनीक के कारण है जिसे मैं साधना करता हूं। यह मेरी आरा और साधना के स्तर को किसी भी रूप में ढालने की अनुमति देती है, जैसा मैं चाहता हूं कि लोग देखें। उसने अपनी बात खत्म की और बिना किसी हाव भाव के लड़की के जवाब का इंतजार किया। अर्जुन को यकीन था कि अगर यह लड़की बिना वजह उस पर हमला भी करती है, तो भी वह उसे बिना किसी समस्या के निपटा सकता था। आखिरकार उस लड़की की आरा और उसका शरीर पूरी दुनिया के सामने था, और जबकि उसका शरीर बेहद आकर्षक था, उसकी आरा लेट गोल्डन कोर रेल्म के किसी व्यक्ति की आरा थी। वैसे जिस तकनीक को मैंने डिवाइन डेविल आर्ट्स सेरिप्चर से प्राप्त किया था, उस बारे में सोचते हुए एक और तकनीक थी जो मैंने अक्वा से मिलने से पहले प्राप्त की थी। उसने सोचा, वह एक तकनीक थी जिससे मैं किसी भी भाषा को समझ सकता था, जो डिवाइन डेविल आर्ट्स स्क्रिप्चर के मूल निर्माता ने जानी थी। उसका नाम था ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशंस बुक। यह कुछ तकनीकों में से एक थी जिसे मैंने डिवाइन डेविल आर्ट्स स्क्रिप्चर प्राप्त करते ही अपने आप से मास्टर कर लिया था। अर्जुन के चेहरे पर एक यादों से भरी हुई नजर आई, जैसे वह उस बर्फ जैसी सुंदरता को देख रहा था जो अपनी सारी चीजें उसके सामने खोल रही थीं। वह जवाब की उम्मीद कर रहा था और जवाब उसे मिला। जैसे ही उसने कहा, समझ गई, बर्फ जैसी सुंदरता ने बिना किसी संकोच के उसकी हर बात को माना और फिर अपनी जगह पर लौटने के लिए मुड़ी। यह एक दृश्य था जिसे अर्जुन ने एक भी कष्ट नहीं समझा, क्योंकि उसकी आंखें उस सुंदरता के शरीर को फॉलो कर रही थीं, जिसकी दो खूबसूरत पहाड़ियां हर कदम के साथ ललचाते हुए दाएं और बाएं झूल रही थीं। शायद ये ज्यादा बाहर नहीं निकलती, उसने खुद से यह सोचा, जबकि उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था। हालांकि अंदर से वह उस आकर्षक महिला के शरीर का आनंद ले रहा था। इस दुनिया की खूबसूरत महिलाएं सच में मेरी पुरानी दुनिया की महिलाओं से अलग स्तर पर हैं। उसने मन में विचार करते हुए अपने चेहरे पर गंभीरता लाकर सोचा, मैंने अपने पुराने जीवन में दुनिया के सबसे खूबसूरत मॉडल्स को मैगजीनों और आर्टिकल्स की कवर पर देखा था, लेकिन इनकी सुंदरता से वे मॉडल्स किसी भी तरह से तुलना नहीं कर सकती। इस तथ्य को समझते हुए उसने सोचा, यह जरूर साधना का कोई जादुई असर होगा। अब जब मैं सोचता हूं, मेरी अपनी खूबसूरती भी मेरी साधना बढ़ने के साथ असाधारण स्तर तक बढ़ी है। क्या इस लड़की का मामला भी मेरे जैसा है? अर्जुन को यह नहीं पता था कि साधना के माध्यम से आकर्षण बढ़ाना तब तक संभव नहीं होता जब तक कोई कम से कम नेसेंट सोल रेल्म तक न पहुंच जाए। इसका मतलब यह था कि सामने खड़ी बर्फ जैसी सुंदरता जो लेट गोल्डन कोर रेल्म में थी, वह स्वाभाविक रूप से इतनी सुंदर पैदा हुई थी। तो तुम्हारा नाम क्या है, लड़की? अर्जुन ने नग्न लड़की से पूछा, जो अभी भी अपनी पूरी शरीर की खूबसूरती के साथ पानी में खड़ी थी, जिससे पानी धीरे धीरे उसके शरीर पर गिर रहा था। जेड ब्यूटी आखिरकार अपनी मूल स्थिति में पहुंच गई, और जब उसने अर्जुन को अपना सवाल पूछते सुना तो वह उसे ठंडी नजर से घूरते हुए पलटी। लड़की, कहना बंद करो, मेरा नाम क्रिस्टलीन है, उसने एक तटस्थ आवाज में जवाब दिया। इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम पूछा था। अर्जुन के चेहरे पर एक लाचार सा भाव आया और वह सिर्फ क्रिस्टलीन की चमकदार हरी आंखों में देखता रहा, जबकि वही आंखें उसे घूर रही थीं। आह, ठीक है क्रिस्टलीन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए, तो अब हमें यहीं अलग होना चाहिए। वह हताश होकर आह भरते हुए बर्फ जैसी सुंदरता को अलविदा कहते हुए शैलो झील के क्षेत्र को छोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह जा पाता, क्रिस्टलीन की नीरस आवाज झील की सतह पर गूंजती हुई अर्जुन के कानों तक पहुंची। क्या यह बुरा नहीं है कि एक महिला तुम्हें अपना नाम बताए और तुम अपना नाम बताए बिना ही जा रहे हो? और यह भी कि तुम सोचते हो कि मेरी नग्नता देखने के बाद तुम चले जाओगे। क्रिस्टलीन के चेहरे पर एक हल्का सा लाल रंग आया जब उसने आखिरी बात कही, लेकिन वह उतनी तेजी से गायब हो गया जैसे ही वह अपने चेहरे को फिर से बिना किसी भावना के बना चुकी थी। तो अब इस लड़की को सामान्य ज्ञान है,
अर्जुन ने खुद से यह सोचते हुए हैरान होकर सोचा और फिर अपनी नजरें उन दो बड़े सफेद खरगोशों पर डालीं जो अब भी उसके सुंदर गुलाबी ऊपरी हिस्से की ओर झुकी हुई थीं। यह लड़की इतनी आकर्षक और फिर भी इतनी नासमझ क्यों है? एक अजीब मुस्कान फिर से उसके चेहरे पर आई जबकि उसने अपनी नजरें ऊपर की ओर उठाई और क्रिस्टलीन की खूबसूरत लेकिन खतरनाक हरी आंखों में देखा। मेरा नाम अर्जुन है, उसने आखिरकार एक और आह भरते हुए जवाब देने का फैसला किया। अर्जुन, समझ गई। क्रिस्टलीन के गुलाबी होठों पर एक छोटा सा मुस्कान उभरा, लेकिन जैसे ही वह आई वैसे ही गायब हो गया। क्या तुम लगातार मेरी बॉडी को घूरते रहोगे? क्रिस्टलीन ने निर्विकार दृष्टि से पूछा, जैसे ही उसने फिर से देखा कि उसकी नजरें उसकी बड़ी स्तन की ओर चली गईं। अर्जुन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभरी और उसने जवाब दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे ध्यान को आकर्षित कर रही हो, क्योंकि तुमने इस पूरे बातचीत के दौरान कपड़े पहनने की कोई कोशिश नहीं की। क्रिस्टलीन उस आदमी के बेझिझक शब्दों से चुप रह गई। अब मुझे चुप मत करना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हा हा, एक दुर्लभ हंसी अर्जुन के मुंह से निकली जब उसने अपने पेट पर हाथ रखा और देखा कि क्रिस्टलीन का चेहरा हैरान था। तुम परेशान कर रहे हो? बर्फ जैसी सुंदरता के चेहरे पर एक छोटी सी अट्टय मुस्कान उभरी और वह कुछ सेकंड तक वैसा ही रही जब उसने अर्जुन को झील के किनारे पर हंसी में डूबे हुए देखा। यह दृश्य उसे अब तक की सबसे सुंदर चीज लगी। तभी उसने एक पल के लिए उस अजनबी आदमी को ठीक से देखा जो उसे लगातार घूर रहा था। कितना हैंडसम है, उसने सोचा। ऐसा आदमी मेरी नग्न बॉडी को इस पूरे समय पूर रहा है। क्रिस्टलीन का चेहरा फिर से हल्के लाल रंग में बदल गया जैसे ही उसकी नजरें अर्जुन पर पड़ीं, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं हटाई। हालांकि थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह इतनी गर्वित थी कि ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। तुम्हें सच में ज्यादा मुस्कुराना चाहिए, अर्जुन ने अचानक कहा जैसे ही वह क्रिस्टलीन से कुछ फीट की दूरी पर आ खड़ा हुआ। इतनी तेजी से? वह इतनी हैरान हुई कि उसकी गति को समझ नहीं पाई और वह एक पल में कई मीटर पीछे हट गई। उसके दो बड़े मार्शमैलोज उसकी गति के साथ हिले और उसके स्तनों के नीचे के हिस्से से एक स्वर्गीय ध्वनि उत्पन्न हुई। लेकिन इन ध्यान आकर्षित करने वाली आवाजों के बावजूद अर्जुन फिर से उसके सामने आ गया, बिना उसे देखे हुए। मैंने तो झपकी भी नहीं ली थी। क्रिस्टलीन का चेहरा थोड़ी हैरानी दिखाते हुए फिर से उसकी तरफ देखा, लेकिन वह पहले ही उसके सामने था, उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ। वह पीछे हटने का प्रयास छोड़ चुकी थी और बस एक लड़ाई की स्थिति में आ गई। उसकी नजरें अर्जुन पर घातक दृष्टि से बमकने लगीं। इतनी लड़ाई की स्थिति में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुमसे यह कह रहा था कि तुम्हें ज्यादा मुस्कुराना चाहिए, उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टलीन ने उसे बीच में ही काट दिया। उसने अपनी तलवार को और मजबूती से पकड़ा और उसकी मौत जैसी नजरें और भी तीव्र हो गई। वह अर्जुन पर झपटा मारने के लिए तैयार हो गई। कम से कम जब तक वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, तुम और भी सुंदर लगोगी जब तुम्हारे प्यारे होंठ ऊपर की ओर मुस्कुराते हैं। एक छोटी सी चमकदार मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी जबकि उसने सीधे क्रिस्टलीन की हरी आंखों में देखा और अपने दोनों अंगूठों से अपनी मुस्कान के कोनों की ऊपर किया। यह क्रिया क्रिस्टलीन को अपनी लड़ाई की स्थिति छोड़ने के लिए मजबूर कर दी और उसके चेहरे पर गहरे लाल रंग का एक हल्का गुलाबी चढ़ आया। फिर उसने शर्मिंदगी से अपना सिर घुमा लिया। उसकी गर्व जैसी बाहरी मुद्रा थी टूट गई, लेकिन भीतर कुछ खुशियां भी थीं। अर्जुन ने एक नजर में क्रिस्टलीन के प्यारे शर्मिंदा चेहरे को देखा जबकि उसका आकर्षक शरीर पूरी तरह से बाहर था, और उसने तब किया कि वह लड़की को थोड़ा और तंग करेगा, क्योंकि उसने कई बार उससे पीछे हटने की कोशिश की। क्या वह सोचती है कि उसे बुरा लगता है? नामुमकिन में भले ही 99% समय अपनी साधना में ध्यान दें, लेकिन अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता में मैं किसी से पीछे नहीं हूं। अपने नाराज विचारों के साथ वह अपनी जगह से गायब हो गया और क्रिस्टलीन के एकदम पास आ गया। FWIPI, तुम्हारी यह शर्मीली मुद्रा भी बहुत सुंदर है,
लेकिन एक मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूं वाले तरीके से। अर्जुन ने शरारत से मुस्कुराते हुए उसके सुनहरे कान के निचले हिस्से में धीरे से फूंक मारी। क्रिस्टलीन को इतनी जल्दी अर्जुन की मौजूदगी महसूस हुई, लेकिन वह उतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाई और उसने हल्के से उसकी छोटी बाईं कान की लोब में फूंक मारी। हू हम। उसकी शरीर ने तुरंत संवेदनशील प्रतिक्रिया दी और एक छोटी सी स्त्री जैसी आह सुनी गई। वह हल्का सा कांप गई और उसकी खूबसूरत शरीर में एक सुखद कंपी दौड़ी। क्रिस्टलीन ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और कुछ कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में गुस्सा था, जबकि वह अर्जुन को घूर रही थी। यह एक अच्छी प्रतिक्रिया थी। अर्जुन के चेहरे पर एक हंसी और भी बढ़ गई और वह अभी भी नग्न खड़ी क्रिस्टलीन को घूर रहा था। यह आदमी कितना चिढ़ाने वाला है। पहली बार क्रिस्टलीन को ऐसा महसूस हुआ कि उसने कई अलग अलग भावनाएं एक साथ एक आदमी के लिए व्यक्त की थीं। और सबसे खराब बात यह थी कि वह आदमी एक पुरुष था। तुम्हारा गुस्सैल चेहरा भी प्यारा लगता है क्रिस्टलीन। तुम्हारा गुस्सैल चेहरा भी प्यारा लगता है क्रिस्टलीन, जैसे कोई छोटा सा प्यारा बिल्ला अपनी दांत दिखा रहा हो, हालांकि तुम में कुछ भी छोटा नहीं है। अर्जुन की आंखें फिर से उसके दो बड़े खरगोशों पर चली गईं, जो हर हरकत में झूलते हुए उसके साथ साथ हिल रहे थे। क्रिस्टलीन ने देखा कि यह कहां देख रहा था और भी गुस्से में आ गई। उसने अपनी पांव जमीन पर बार बार मारी, जिससे नीचे का इलाका दरकने लगा और जैसे जैसे वह इधर उधर पांव मारती, जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। उसे अर्जुन की गति से हार का सामना करना पड़ा था, तो वही यह तरीका था जिससे वह अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती थी। कुछ देर तक जमीन की बेरहमी से सजा देने के बाद क्रिस्टलीन ने अपना चेहरा धुआं लिया और एक प्यारी सी नजरों में गुस्से के साथ फुसफुसाया। हालांकि उस गुस्से के नीचे एक छोटा सा खुशहाल मुस्कान भी बन रहा था। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसे अर्जुन का नाम इस तरीके से सुने में अच्छा लग रहा था। ओह, यह लड़की कुछ अलग ही है। अर्जुन के चेहरे पर एक बड़ी शरारती मुस्कान उभरी और वह फिर से क्रिस्टलीन के पास आया। अर्जुन खुद भी शायद अभी तक नहीं जानता था, लेकिन वह जितनी भावनाएं इस समय दिखा रहा था, उतनी उसने पहले कभी नहीं दिखाई थीं। जैसे कि क्रिस्टलीन ने भी पहली बार उन भावनाओं को एक साथ महसूस किया था। यह एक ऐसी भावनाओं की श्रृंखला थी जिसे उसने कई सालों से किसी के सामने नहीं दिखाया था। जैसे जैसे वह धीरे धीरे उस आकर्षक बर्फीली सुंदरता क्रिस्टलीन के साथ अधिक से अधिक परिचित हो रहा था। इस बीच जैसे ही अर्जुन बर्फीली सुंदरता के साथ मजे कर रहा था, एक बड़े शहर में जहां गॉब्लिन अपनी दुकानदारी में व्यस्त थे और उनके पीठ पर विभिन्न प्रकार के हथियार थे, वहां एक विशाल 9 फीट लंबा गॉब्लिन अपनी हड्डियों से बने सिंहासन पर बैठा था, जो शहर के सबसे बड़े किले में था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। संपूर्ण किला इस समय सिर्फ उस गॉब्लिन किंग द्वारा छोड़ी गई दबाव से बुरी तरह से हिल रहा था। तुम मुझे यह बता रहे हो कि 5 साल से ज्यादा की खोज के बाद भी तुमने उस मानव कोर फॉर्मेशन क्यूल्टिवेटर का कोई सुराग नहीं पाया, जिसने ग्रैंड माइस्टर आर्गज और मेरे 3 आसुरों को मारा? गॉब्लिन किंग ने अपने सिंहासन के सामने घुटने टेकते हुए खड़े 5 छायाओं से एक ठंडी आवाज में पूछा, जिनके चेहरे पर तनाव था। जी, आपके महामहिम। सबसे आगे खड़ा गॉब्लिन शैडो ने किंग के सवाल का जवाब दिया। उसकी पुष्टि के बाद उसने जो कुछ भी वह जानता था उसे कहना जारी रखा। हमने केवल मानव क्यूल्टिवेटर के आखिरी अनुमानित स्थान का पता किया है, जो उसने एक गॉब्लिन गांव के खिलाफ किया था, जिसे उसने अपनी यात्रा के दौरान आसानी से नष्ट कर दिया था। या अधिक विशेष रूप से वह हमारे वर्तमान स्थान की ओर आ रहा था। अब कोई यह सोच सकता है कि गॉब्लिन शैडो जो कह रहा था वह क्या है, लेकिन उस समय तक अर्जुन जलप्रपात तक पहुंचने से पहले कुछ जानकारी पूरी करनी थी। आप देखिए, जब वह मूल रूप से गॉब्लिन किंगडम की ओर जा रहा था, तो उसने एक छोटा सा साइड क्वेस्ट पूरा किया था। वह साइड क्वेस्ट एक छोटे गॉब्लिन गांव को सिर्फ एक साधारण फायरबॉल के जरिए समाप्त करने का था, जो उसने खुद ही नाम दिया था और जिसे उसने डिवाइन डेविल आर्ट्स से प्राप्त फायर डोमिनियन कौशल के प्रयोग से विकसित किया था। और वह गॉब्लिन गांव
उसके फायरबॉल कौशल का परफेक्ट प्रशिक्षण स्थल था। बेशक उसने किला जलाने से पहले यह सुनिश्चित किया था कि गॉब्लिन गांव में कोई कैद किए हुए मानव न हों, लेकिन वहां से ज्यादातर मानवों के शव थे जिन्हें पास के मानव गांवों से पकड़कर लाया गया था और जो अब बुरी तरह से मारे जा चुके थे। जो कुछ लोग जीवित थे वे महिलाएं थीं और कह सकते हैं कि अर्जुन ने उनकी इच्छा पर उन्हें मुक्ति दे दी थी। ऐसी दृश्य को पहली बार देखकर अर्जुन और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय कर चुका था कि वह गॉब्लिन किंग और उसके पूरे साम्राज्य को नष्ट कर देगा जब वह अपना साइड क्वेस्ट पूरा करेगा। फिर भी इससे उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह गॉब्लिन किंग और उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से मुकाबला करना चाहता था तो उसे कहीं ज्यादा जल्दी ताकतवर बनना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन ने अपने रास्ते में एक तेजी से रुकावट लेने का निर्णय लिया जो उसके पास था। वह जलप्रपात जहां उसे उपयोग के लिए बहुत ज्यादा ची उपलब्ध था। यह उस पुनर्कथन का अंत था और अब हम वापस वर्तमान दिन पर आते हैं। नेतृत्व कर रहे शैडो ने रिपोर्ट सुनाई और उसकी आवाज में तनाव बढ़ने लगा जैसे जैसे वह इसे खत्म करने के करीब पहुंचा। हमारी दिशा में आ रहा है, आप कहते हैं? गॉब्लिन किंग ने ठंडी आवाज में पूछा और उसकी बड़ी हरी माथे पर एक नस उभर आई। नीचे घुटने टेकते 5 शैडो पसीने से तरबतर हो गए जब उन्होंने अपने आम तौर पर शांत और संजीदा किंग का गुस्सैल चेहरा देखा। वाह! किंग की आभा खतरनाक स्तरों तक पहुंच रही थी और संपूर्ण किला गिरने की कगार पर था। तो तुम कह रहे हो कि वह मानव कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर जिस पर हमने 5 साल पहले निशाना साधा था हमारी ओर आ रहा है? और फिर भी गॉब्लिन किंग के मुंह से वह आवाज निकली जो बिल्कुल नर्क से आई लग रही थी और उसने अपने अगले शब्द धीरे धीरे कहे, हम अब भी नहीं जानते कि वह कहां है। क्या तुम यह मुझे अभी बता रहे हो? उसने पूछा। थी शैडो जवाब देने जा रहे थे लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला। किंग ने क्रोध में कांपते हुए अपने सिंहासन से उठकर एक ही झटके में एक घुटने टेकते शैडो के सामने पहुंचकर उसे अपने हाथ की एक सामान्य स्वैप से पृथ्वी से मिटा दिया। बूम! किले का एक हिस्सा उस एक हाथ के झटके से आकाश में उड़ गया, लेकिन जैसे किसी प्रकार का समय जादू काम कर रहा हो वैसे ही किले का नष्ट हुआ हिस्सा अपने आप फिर से नया हो गया। बाकी शैडो अपने दिलों में भय समेटे हुए थे, लेकिन किंग के प्रति अपनी वर्षों की सेवा की वजह से वे शांत बने रहे। जी, आपके महामहिम, किसी ने अंततः किंग से पूछा गया सवाल का जवाब दिया। FWIP। फिर किंग गायब हो गया और फिर से प्रकट हुआ, इस बार उस शैडो के सामने जो अभी जवाब दे चुका था। किंग ने अपना हाथ लहराया और एक और गॉब्लिन शैडो की आंखों से जीवन का संचार खत्म हो गया। नेतृत्व कर रहे शैडो, जिसे लगा था कि अब वह किंग की हत्या की लिस्ट में अगला होगा, जल्दी से प्रतिक्रिया देते हुए बोला, हमारे पास एक सुराग है, आपके महामहिम। FWIP। गॉब्लिन किंग ने नेतृत्व कर रहे शैडो के सामने प्रकट होकर अपनी दैत्य जैसी नजरों से उसकी आत्मा में गहरी झांकी डाली। तो बोलो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसने गरजते हुए पूछा। जी, आपके महामहिम। नेतृत्व कर रहे गॉब्लिन शैडो ने किंग को बताया कि कुछ भटकते गॉब्लिन स्काउट्स से रिपोर्ट आई थी और उन रिपोर्टों में कहा गया था कि उन्होंने एक ऐसे मानव कल्टीवेटर को देखा था जो कोर फॉर्मेशन जैसा दिखता था। गॉब्लिन जिन्होंने यह जानकारी दी थी उन्होंने बताया कि उन्होंने एक मजबूत दिखने वाले मानव कल्टीवेटर को देखा जो वांछित पोस्टर से बिल्कुल मेल खाता था, सिवाय इसके कि वह बड़ा और ज्यादा आकर्षक था। इसके अलावा रिपोर्टों में अधिक आकर्षक होने पर जोर दिया गया था, यह कहते हुए कि जो व्यक्ति उन्होंने देखा वह उन लोगों से भी ज्यादा आकर्षक था जो चित्रों में वास्तविक अमर के रूप में चित्रित होते हैं। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने उस मानव कल्टीवेटर को दूर से देखा था जब वह एक छोटे से चट्टान पर ध्यान लगाकर बैठा हुआ था जो एक बहुत बड़े जलप्रपात के नीचे स्थित था जो पश्चिम की ओर था। अंत में यह भी कहा गया कि उन्होंने उस अमर जैसे मानव को महीनों तक बिना किसी विश्राम के ध्यान करते हुए देखा, जबकि उसके 7 द्वारों से निरंतर खून बहता रहा।
जो गॉब्लिन यह जानकारी दे रहे थे उन्हें यह समझ में नहीं आया कि वह मानव कल्टीवेटर इतने लंबे समय तक खून बहने के बावजूद जीवित कैसे था। ओह! गॉब्लिन किंग के चेहरे पर एक गंभीर मुद्रा उभर आई और वह फिर से अपने बड़े सिंहासन पर बैठ गया। कुछ समय तक विचार करने के बाद उसने आखिरकार अपना सिर उठाया और अब 3 घुटने टेकते गॉब्लिन शैडो की ओर देखा। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं उस बड़े जलप्रपात के बारे में जो मेरे राज्य से 10,000 मील पूर्व की ओर है। गॉब्लिन किंग का सामान्य भयंकर चेहरा फिर से वापस आ गया और उसने एक निश्चित दिशा में देखा, फिर धीरे धीरे गायब होने लगा। बहुत देर नहीं लगेगी जब वह अपने सिंहासन से पूरी तरह से गायब हो जाएगा, लेकिन उससे पहले उसने एक आखिरी आदेश दिया। मैं इस मानव कल्टीवेटर से खुद निपटने जाऊंगा। मेरे सलाहकारों से कह दो कि मैं एक छोटी सी सैर पर जा रहा हूं। अगर मुझे यह पता चला कि आप में से किसी ने भी मेरे अधिकार का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जब मैं वापस आऊं, उसकी आवाज अचानक बर्फ जैसी हो गई, तो समझो कि मौत तुमसे बहुत आसान होगी। गॉब्लिन किंग की सर्द आवाज आखिरी बार सुनी गई और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गया, जबकि तीनों गॉब्लिन शैडो अभी भी घुटने टेकते हुए पसीने में डूबे हुए थे, यह सोचते हुए कि अगर किंग का क्रोध उन पर गिरा तो क्या होगा। इसी बीच गॉब्लिन हेवन के ऊपर आकाश में अब समय आ गया है यह देखने का कि कौन सा अकेला मानव कल्टीवेटर अब भी मेरी इन भूमि पर अपनी सत्ता की अवहेलना करने की हिम्मत रखता है। बूम, बूम, बूम। गॉब्लिन किंग के चेहरे पर एक डरावना मुस्कान उभरी और सोनो बूम्स की आवाजें लगातार उत्पन्न हो रही थीं। उसकी तेज रफ्तार वाली आकृति गॉब्लिन किंगडम के राजधानी के पश्चिम की दिशा में जाती हुई दिखाई दी।